नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम सब के जो रासायनिक खादों के दुरुपयोग हैं, रासायनिक खादों के साइड इफेक्ट हैं, उनके दुष्प्रभाव समाज पर देखे जा रहे हैं। हम चारों तरफ रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव से त्रस्त हैं कि उसका जो हमारी फसलों पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारे जो सामाजिक तंत्र है उस पर दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा है, हमारे स्वास्थ्य में बिगाड़ा हो रहा है, दवाओं पर अतिरिक्त खर्चा बढ़ रहा है, फिर भी हमारा जीवन उसके कारण त्रस्त है। तो रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव से हम सब त्रस्त हैं और उससे मुक्ति चाहते हैं, लेकिन मुक्ति का रास्ता दिखाई नहीं देता। तो सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कि रासायनिक खादों का सदुपयोग क्यों करते रहे, हम क्यों रासायनिक खादों का उपयोग में निरंतर आगे बढ़ते रहे। उसका कारण यही है कि 1966 के आसपास जब हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, मॉडर्न खेती की शुरुआत हुई, तो हमें बताया गया, हमारे कृषि विशेषज्ञों ने, हमारी सरकार ने, हमारे कृषि विभाग ने किसानों के दिमाग में ये बैठा दिया कि हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती जा रही, कमी है, कमी के कारण हम पूरी पैदावार नहीं ले पा रहे हैं, पैदावार में पिछड़ रहे हैं। तो उन्होंने हमें समझाया कि यदि हम रासायनिक खादों का उपयोग करेंगे, हम यूरिया, डीएपी, एमओपी, एसएसपी, एसओपी जैसे खादों का उपयोग करेंगे तो हम मिट्टी को पोषक तत्व दे पाएंगे और पोषक तत्वों की सहायता से हमें ज्यादा उपज भी मिलेगी। जैसे ये सत्य है कि जब हम अतिरिक्त मात्रा में ऐसे पोषक तत्व, ऐसे रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो उपज में बढ़ोतरी होती है, लेकिन हमने जैसे जैसे इनका उपयोग बढ़ाया तो उसके साइड इफेक्ट भी आने लगे, उसके दुष्प्रभाव भी होने लगे और दुष्प्रभावों से त्रस्त होकर अब हम इससे मुक्ति चाहते हैं। तो लालच बस या भ्रांति बस, गलत जानकारी की तरह से हमने इसको अपनाया, नहीं तो 1960 से पहले हम साधारण प्राकृतिक खेती करते थे। अब भी हमारे बहुत सारे मित्र प्राकृतिक खेती के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, जैविक खेती के रूप में रासायनिक खादों से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे भ्रम जाल में फंस जाते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि हम रासायनिक खादों का प्रयोग क्यों करते हैं। पहली चीज तो यही है कि फसल की पैदावार बढ़ाने के लालच में, ज्यादा फसल लेने के फेर में हम ज्यादा मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि हमें गेहूं की फसल लेनी है तो प्रति एकड़ 120 किलो के आसपास हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता है। हमें 1 एकड़ खेत में यदि अच्छी उपज गेहूं की लेनी है तो कम से कम 120 किलो के आसपास नाइट्रोजन देना पड़ेगा। यदि फास्फोरस की बात की जाए तो वो भी 80 से 120 किलो के आसपास फास्फोरस की जरूरत पड़ेगी, और पोटासियम की बात की जाए तो वो भी 40 से 60 किलो के आसपास जरूरत पड़ेगी। यही बात चावल की खेती में बदलती है, मक्के की खेती पे आती है, गन्ने की खेती पे आती है। वहां हमें 100 केजी से अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम प्रति एकड़ की जरूरत पड़ती है। ये मैंने औसत आपको बताया, पर अब हम दूसरे एंगल से देखें, यदि हमें अपने खेतों में प्रति एकड़ गेहूं की फसल लेनी है तो 120 से 150 किलो के आसपास नाइट्रोजन की जरूरत है, लेकिन 120 केजी यदि किलोग्राम नाइट्रोजन यूरिया से लेना चाहें तो आप उसका अनुमान लगा सकते हैं कि 50 बोरी की जो नाइट्रोजन की यूरिया की होती है उसमें 40% के आसपास नाइट्रोजन होता है। तो 50 किलो जो यूरिया की बोरी है उसमें 23 किलो के आसपास नाइट्रोजन आता है और हमें देना है 120 किलो। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कितनी बोरियों की जरूरत पड़ेगी। यही बात डीएपी की साथ भी है। डीएपी की एक 50 किलो की एक बोरी में 40% के आसपास तो फास्फोरस रहती है, 18% के आसपास यूरिया रहती है। तो यूरिया की मात्रा तो उसको 9 किलो के आसपास ही मिलेगी और फास्फोरस भी उसे 23 किलो के आसपास में मिलेगा। पोटासियम के साथ यदि बात की जाए तो पोटासियम की एक बोरी में 50% के आसपास पोटास रहता है, यानी कि उसमें से करीब 60% के आसपास नाइट्रोजन रहता है, तो 30 किलो के आसपास पोटासियम की जरूरत पड़ जाती है। एनपीके के साथ भी कह सकते हैं, यदि एनपीके कई कई फॉर्म में मिलता है, जरूरत के अनुसार चलते हैं, लेकिन कभी आपने सोचने का प्रयास किया है क्या इतनी नाइट्रोजन की हमें आवश्यकता पड़ जाती है? क्योंकि अनुभव ये कहते हैं, प्रयोग ये कहते हैं और यही वैज्ञानिक हमें ये बताते हैं कि हमारी फसलें मिट्टी से मात्र अपनी जरूरत का 3-3.5% के आसपास, जो उनका कुल वजन है, जो उनका ठोस आधार है फसलों का,
उसका मात्र 3-3.5% जमीन से खाद के रूप में प्राप्त करती है। अन्यथा 96% से ज्यादा तो वो हवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल की जो वाष्प है या दूसरी जो गैसें हैं उन्हीं से प्राप्त करती हैं। तो फिर इतनी अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, यूरिया की क्या आवश्यकता है? क्योंकि हम खाद के रूप में अपनी फसलों को, मिट्टी को देते हैं इनऑर्गेनिक, और उनको चाहिए, हमारी फसलों को चाहिए ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक फास्फोरस, ऑर्गेनिक पोटाशियम और दूसरे पोषक तत्व। और जब तक हमारी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनिक पोषक तत्व प्रदान करने वाले जीवाणु होते थे या जीव मित्र होते थे, तब तक तो हमें इतनी अधिक मात्रा में खादों की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब वो जीव है ही नहीं, अब वो जीव हमने समाप्त कर दिए, हमारी मिट्टी से कम संख्या में पहुंच गए। तो ऐसे में हमें ज्यादा मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ रहा है, उनके दुष्प्रभाव भी हम देखे जा रहे हैं यहाँ पे। अतिरिक्त उसका इकोनॉमिकल खर्चा भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में हमें फिर से उस बात का चिंतन करने की जरूरत है जो हम 1960 से पहले सोचते थे। 1960 से पहले हम किसी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हमें पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिल जाता था, गेहूं की जितनी जरूरत होती थी उतना मिल जाता था, अच्छी फसलों, अच्छे रूप में खाद्यान्न का उत्पादन होता था। तो यदि हमें वहां दोबारा लौटना है तो 2-3 बातों की चिंतन करने की आवश्यकता है। पहले तो यही है कि 1980 से पहले किसान जो होते थे, किसान जो मित्र थे, आप सबने इस बात को अनुभव किया होगा, आपके बुजुर्ग तो इस बात को जानते ही हैं कि प्रत्येक किसान अपने घर में 2-3 जोड़ी के आसपास बैल रखता था, 5-7 गाय भैंस भी रखते थे, बकरियां भी रखते थे, कुछ घोड़े भी रखते थे। तो इनके गोबर से, इनकी लीद से इतने मात्रा में खाद बन जाता था कि उन्हें कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी। और गोबर की जो खाद है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और दूसरे जो पोषक तत्व हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में रहते हैं, जैविक फॉर्म में रहते हैं। उस खाद से इन तत्वों को हमारी फसलें सहजता से प्राप्त कर लेती है। और गोबर की खाद का एक और महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, वो ये रहती है कि मिट्टी में जीवाश्म सामान्य बना रहता है, मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर सामान्य स्तर बना रहता है। अध्ययन कहते हैं कि आज से 100 साल पहले तो पूरी पृथ्वी की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 5% के आसपास रहता था। आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 5 से 7% के आसपास ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी है। हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, चाहे उसमें हिमालयन की रेंज में आए, बद्रीनाथ का आसपास का एरिया आ जाए, उत्तराखंड का एरिया आ जाए, बहुत बड़ा एरिया उत्तराखंड का आ जाए, या हिमाचल प्रदेश का काफी बड़ा एरिया, यहाँ अभी तक हमने रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया। लेकिन आज की यदि हम बात की जाए तो सिक्किम है, नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया। वहाँ के किसान आज भी मूलतः ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो वहाँ आज भी उनकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 2 से 5% के आसपास है। दुनिया में ऐसे भी कई क्षेत्र हैं या ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 15% तक है। इस मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर जितना अधिक होता है, उसमें उतनी ही मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया और दूसरे पोषक तत्व रहते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया, पोटाशियम की बात मैं इसलिए बात करता हूँ कि यही रासायनिक तत्वों का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम यूरिया का प्रयोग करते हैं, डीएपी का प्रयोग करते हैं, एमओपी का प्रयोग करते हैं, एनपीके का प्रयोग करते हैं। हाँ, अभी किसान पिछले 30-35 सालों से उनके अतिरिक्त कई तरह के रासायनिक खादों का प्रयोग करने लगे, इसमें एसएसपी है, एसओपी है, टीएसपी है, इससे सिल्वर और कैल्शियम के लिए है, जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, जिंक फॉस्फेट, ऐसे कई खादों का उपयोग भी करने लगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की आपूर्ति करने वाला रासायनिक खाद है। लेकिन इन सारे पोषक तत्वों को गोबर की खाद के माध्यम से हम सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने गोबर की खाद का उपयोग छोड़ दिया, हमने फसल अवशेष को अपघटित करने से रोक दिया, क्योंकि अब हम फसल अवशेष को भी मिट्टी में मिलने से रोकते हैं। हमें तो मिट्टी खाली चाहिए, हमें तो अपना खेत खाली चाहिए, क्योंकि अब एक फसल के बाद दूसरी फसल लगा चुके, तो हम फसल अवशेष को मिट्टी में मिलने से, मिट्टी में गलने सड़ने से रोकते हैं, उसी आग लगा देते हैं। आग लगाने से एक परिणाम तो यही रहता है कि
वो पोषक तत्व मिट्टी को मिलने चाहिए थे वो उससे वंचित हो जाती है। दूसरी, वो आग लगाने से जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो सूक्ष्म मित्र कीट हैं, वो मर जाते हैं। जमीन तो खाली हो जाती है, साफ हो जाती है, ट्रैक्टर के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जो मिट्टी को उसके खुराक मिलनी चाहिए थी वो उससे वंचित हो जाती है। दूसरा, हमने जब से पशु रखना बंद कर दिया, बैल, गाय, घोड़े, गधे, खच्चर ये रखना छोड़ दिया, तब से हमने पशु चारा लेना भी बंद कर दिया। अन्यथा हम पशु चारे का भी प्रयोग करते थे, हम अपने खेतों में पशुओं के लिए चारा भी उगाते थे। इसके अलावा हम मिश्रित खेती भी करते थे, एक साथ हम कई तरह की फसलें लेते थे। गेहूं के साथ में ज्वार भी लेते थे हम, जौ भी लेते थे, मटर भी लेते थे, सरसों भी लेते थे। तो ऐसी विस्तृत खेती करते थे। हम अपने खेत के मेड़ों पर कई तरह के वृक्ष लगा के रखते थे, जिसमें आम है, अमरूद है, कूलर है, अनार है, नींबू है, बेर है, साधारण से पे गूलर है। इन सब का कारण ये होता था कि जो बहुवर्षीय वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती है, कभी कभी तो 10-15 मीटर फीट तक गहरे में जाती हैं और काफी विस्तृत एक क्षेत्र में होती हैं। तो वो वहां से पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उसे पत्तियों के माध्यम से हमारे खेतों की ऊपरी परत में पहुंचा देती है। इसी तरह जो हम फसलें लेते हैं, संयुक्त फसलों से विभिन्न तरह के बीजों का हम उत्पादन लेते हैं, तो उनकी जड़ें भी कई ऐसे कार्य करती हैं कि हर पौधे की जड़ों में उनके मित्र सूक्ष्म जीव रहते हैं, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम के साथ में कई पोषक तत्वों के साथ क्रिया करके मिट्टी में को वो उपलब्ध कराते हैं, मिट्टी के उपजाऊपन को की वृद्धि करते हैं। इसके अलावा ये पशु चारों के रूप में हम ज्वार, बाजरा, मक्का, जई, कुटू, मंडुआ, जई, फ्लैक्सीड जैसी चीजें लेते हैं, तो उससे भी मिट्टी की उत्पादकता में वृद्धि होती है, क्योंकि ये सारे जो पशु आहार हैं ये भी मिट्टी को उपजाऊ बनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ढैंचे के बारे में आपने सुना होगा, यदि आप 20-25-30 किलो के आसपास प्रति एकड़ ढैंचे की बुवाई कर दें और 35-40 दिन के आसपास, यानी कि उसमें बाली निकलने से पहले उसको मिट्टी में मिला दें, तो उससे उससे एक अकेले उससे ही 25-30 किलो के आसपास यूरिया प्रति एकड़ ढैंचे से प्राप्त हो जाता है। 20-25 किलो के आसपास फास्फोरस और पोटाशियम मिट्टी को मिल जाता है। तो ऐसे में किसी अतिरिक्त केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती, रासायनिक खादों की आवश्यकता नहीं पड़ती है और मिट्टी को वो सहजता से मिल जाता है। इसके साथ में मिट्टी को काफी मात्रा में जीवांश, ह्यूमस भी मिल जाता है, ऑर्गेनिक कार्बन भी मिल जाता है। और ऑर्गेनिक कार्बन जिस मिट्टी में है उसमें उसमें हर तरह के जीव भी सक्रिय रहते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, मददकारी मित्र जिस सूक्ष्म जीवाणु है उनकी वृद्धि होती है, वो काफी किसानों की मदद करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ऐसी मिट्टी में केचुआ भी अपनी सक्रियता दिखाता है। केचुए के माध्यम से मिट्टी का उपजाऊ पर उच्च लेवल पर पहुंच जाता है, क्योंकि केचुआ कई तरह से कार्य करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने का, फुरबुरी बनाने का, उसको मुलायम बनाने का कार्य करता है। साथ ही वो जब होल बनाता है तो उसके होल के माध्यम से ऑक्सीजन गैस भी अधिकतम गहराई तक पहुंचती है। जल जब हम पानी देते हैं, जब बारिश होती है तो बारिश भी अंदर तक पहुंच पाती है। इसके अलावा जो केचुए का आहार मिट्टी है, मिट्टी के साथ में ऑर्गेनिक कार्बन है, तो उसका सेवन भी करती। साथ ही मिट्टी के अंदर जो रोगकारक जीवाणु होते हैं वो भी केंचुए के पेट में जाकर मल के द्वारा जब बाहर आते हैं तो वो जीवांश में वृद्धि करते हैं। बहुत सारे रोगकारक जीवाणु को नष्ट करने का कार्य भी केंचुआ करता है। और केंचुए के मल में तो वैसे ही पोषक तत्वों की, नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे पोषक तत्वों की वृद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो एक तंत्र डेवलप होता है, और यदि हम इस तंत्र को फिर से स्थापित करते हैं तो हमें आज भी किसी भी तरह की फसल लेने के लिए किसी भी रासायनिक खादों की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप, मेरा तो आपसे अनुरोध है, सॉल्यूशन यही है रासायनिक खादों के चक्र से बाहर आने का, और आपके फसलों की पैदावार ना घटे, आप पर कोई अतिरिक्त बोझ ना हो, बल्कि आप अतिरिक्त लाभ ले सके और खर्चा घट जाए, लागत घट जाए, जो हो आपकी जेब का हो। तो उसके लिए आपको फिर से उस प्राकृतिक खेती में जाने की जरूरत है। तो उसका एक अर्थ तो यही है कि आप अपने घर में पशु रखना शुरू कर दीजिए,
गाय पालना शुरू कर दीजिए, गाय के लिए चारा अपने खेतों में लगाना शुरू कर दीजिए, और गाय का गोबर हो, गौमूत्र हो, उसको अपने खेत में डालना शुरू कर दीजिए। आप उसे खाद तैयार कर लीजिए। आप गड्ढा खोद लीजिए, 3-4 फीट के आसपास, 5 फीट के आसपास गहरा गड्ढा खोद लीजिए। उसमें जो आपके घर में गाय है या दूसरे पशु हैं, उनका गोबर उसमें डालना शुरू कर दीजिए। उसके साथ में जो मूत्र त्याग करती हैं गायें या दूसरे पशु, उससे जो बिछावर गीला होता है, उस बिछावन को भी उसमें डालना शुरू कर दीजिए। उनकी नाद में जो बच जाता है, उसको भी इकट्ठा करके उसमें डालना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा खेतों पे जो आप वृक्ष लगाते हैं, उनकी पत्तियां, जैसे कि सहजन है, जैसे कि नीम है, जैसे कि जामुन है, जैसे कि नींबू है, अनार है, केला है, जो पत्तियां बचे हैं, और भी इनके अलावा कोई और है या खरपतवार है, तो उसको भी उसमें डालना शुरू कर दीजिए। उसके ऊपर और एक गोबर की खाद परत लगा दीजिए, उसमें गोमूत्र छिड़क दीजिए। इसके साथ में आप चाहो तो थोड़ा सा गुड़ की चाशनी बना के उसको छिड़काव कर दीजिए। चाहो आपके यदि आपके खेत में आपने गेंदे की फसल लगाई हुई, गेंदे की पुष्प लगाए हुए, फिर पौधे लगाए हुए, मिर्चें आपके पास है, तो मिर्च का शेष भाग, मिर्ची को हटा के जो बचता है, उसको डाल दीजिए। गेंदे के पंचांग को डाल दीजिए। इसके अलावा और कई ऐसी जड़ी बूटियां और खरपतवार है, उनका पंचांग डाल दीजिए। उसके ऊपर मिट्टी की परत डाल दीजिए, और 10-15 दिन में उसमें गौमूत्र का छिड़काव कर दीजिए, छाछ का छिड़काव कर दीजिए, अन्यथा सामान्य पानी का छिड़काव कर दीजिए। आप देखेंगे कि 4-5 महीने से लेकर 7-8 महीने में यही आपकी सर्वोत्तम खाद बन जाएगी। इसका कोई वजन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पशु रखते हैं, गाय रखते हैं, बैल रखते हैं, दूसरे पशु को रखते हैं, उसके बगल में गड्ढा खोद खाद बना लीजिए। तो आप उसको अपने खेतों में, तो आप इसके माध्यम से आप अपने खेत की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं, और उस रासायनिक खाद के चक्कर से बढ़ा सकते हैं। हमने तो उस पर प्रयोग किया। मैं तो आपको आह्वान करता हूँ कि हमने प्रयोग किया है गोबर, गाय के गोबर से, गौमूत्र से, और छोटा साधारण जड़ी बूटियों से गोबर संपूर्ण के नाम से एक पाउडर तैयार किया है। अद्भुत है, इसके परिणाम भी बहुत अद्भुत है। और मैं तो आपसे आह्वान करता हूँ कि 250 ग्राम के आसपास का, एक पाव के आसपास का तो मैं फ्री देता हूँ। आप लीजिए, ये प्रयोग करिए, अपने प्रयोग से मुझे सूचित करिए, आप अनुभव मुझे बताइए। अद्भुत है, आप किसी भी चीज में इसका प्रयोग करके देख लीजिए। आप गेहूं में, चावल में, गन्ना में, कॉटन में, किसी भी साग सब्जियों में, और आपके घर में यदि खेत में 2-4-5 फलों के पेड़ हैं, फल दे नहीं रहे, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, या फूल आते हैं, फूल झड़ जाते हैं, फूल आते ही नहीं, फूल आना ही बंद हो गए, नींबू है, 2-4 नींबू लगते हैं, अनार लगते हैं, झड़ जाते हैं, आप उसी में प्रयोग करके देख लीजिए, आपको 2-3 महीने परिणाम मिल जाएगा। उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, ज्यादा फ्लावरिंग आएगी, नई शाखाएं निकल आएंगी, नई कलियां निकल आएंगी। और यदि 2-4 नींबू आते थे, तो कम से कम इसके माध्यम से 150-200 नींबू तो आएंगे। नींबू का साइज बढ़ जाएगा, नींबू का रस बढ़ जाएगा, उसे गंध में एक विशेष परिवर्तन देखेंगे। आप मिर्च की के पौधे में इसका प्रयोग करके देख लीजिए। 2-4-5 जो मिर्च के पेड़ लगा दीजिए, इसमें तो ज्यादा खर्चा नहीं, एक आध क्यारी पे 5-10 मिर्च के पेड़ लगा दिए, टमाटर के लगा दीजिए, बैंगन के लगा दीजिए, या और कोई है उसमें लगा दीजिए, उसमें मात्र इसका प्रयोग करना शुरू करिए। तैयारी के दौरान इसका प्रयोग करिए, बाद में पानी में घोल के इसको डालते रहिए जब सिंचाई करें, तो उसका परिणाम देख, ये परिणाम, साग सब्जियों का परिणाम तो 1.5 महीने में आपको आने वाला है, या फिर 1.5 महीने ज्यादा कहा है। उसकी उपज को देख के, उसकी हरियाली को देख के, उसकी पत्तियों को देख के, पत्तियों के आकार को देखकर, उसकी शाखाओं को देखकर आप आश्चर्यचकित होंगे कि इसमें सब पोषक तत्व, जब इसको मिलाएंगे तो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। दूसरे जो किसान के कीट मित्र हैं, वो भी हम आप देखेंगे, केंचुओं की संख्या बढ़ जाएगी, मिट्टी की संरचना में बदलाव आ जाएगा, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप पौधा, जो भी पौधा उसमें लगाएंगे, उसकी जड़ें अधिक गहराई तक जाना शुरू कर देंगी, स्थिरता आ जाएगी। तो इसके माध्यम से भी आप वो परिवर्तन दे सकते हैं, आप रासायनिक खादों से बाहर आ सकते हैं। तो मेरा तो ये आह्वान रहता है, और यही मेरा लक्ष्य है कि किसानों को कैसे रासायनिक खादों से दूर हटाया जाए, और कैसे उपज को सामान्य स्तर पर रखा जाए। मैं तो कहता हूँ उपज को सामान्य स्तर पर नहीं रखा, आप इसका निरंतर प्रयोग करेंगे, और इस पर आपको डिपेंडेंस होने की जरूरत नहीं कि आपने इसकी शुरुआत कर दी तो अब इसको निरंतर प्रयोग ही करना है।
2-4 फसलों के बाद इसमें भी 30% की प्रत्येक फसल के साथ कटौती करनी है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं 2 साल 3 साल के बाद इसका प्रयोग भी ना किया जाए। आप फसल अवशेष का प्रयोग करते रहें, आप गोबर की खाद का प्रयोग करते रहें, आप गौमूत्र का प्रयोग करते रहें, गोबर की राख का प्रयोग करते रहें, और आप अपने खेतों के चारों तरफ मेड़ों पर वही साधारण से पौधे हैं, चाहे उसमें सहजन है, नींबू है, आम है, अमरूद है, अनार है, केला है, बरगद है, या गूलर है, गुड़हल है, ये साधारण से पेड़, बेर है, ये लगाएं। इनसे आपको कई तरह की चिड़ियों का साथ ही मिल जाएगा, कई तरह के वो कीट भी पलने शुरू हो जाएंगे। ये कीट, ये चिड़िया भी आपको आपको कई तरह के रोगों से मुक्ति दिला देंगे। आप किसी कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके खेतों में यदि कोई इल्ली विकसित होगी, कोई टिड्डी विकसित होगी, कोई किसी तरह का ऐसे हानिकारक कीट विकसित होंगे, उनको ये समाप्त कर देंगे। तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं, इनसे मुक्ति पा सकते हैं। और ये मैं बार बार आह्वान करता हूँ, कम से कम एक बार ट्रायल करके देखिए। आपको कुछ जानना है, समझना है, उसके विषय में मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी हर जिज्ञासा को का दान करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद मित्रों।